अपन बात करें ना, तो अब समझना कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो आप एक टॉपिक समझना कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, पीवी कर्व है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले जो चार प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई, मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूं। देखो, एक होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस का अगर तुम पीवी कर्व बनाओगे ना, आइसोकोरिक प्रोसेस का प्रेशर और वॉल्यूम कर्व, अब तुम ध्यान से सुनना। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा याद रखना, क्योंकि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ना तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना वॉल्यूम घटेगी। आपकी वॉल्यूम क्या है? आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। उसी तरीके से एक प्रोसेस जो मैंने तुम्हें पढ़ाई वो थी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, उसमें क्या कांस्टेंट रहता है? उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। देखो, जो चीज कांस्टेंट रहती है ना, उसके परपेंडिकुलर आपका ग्राफ बन जाता है। देखो कैसे बनेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। तो देखो, ना तो प्रेशर बढ़ रहा है ना प्रेशर घट रहा है। फिर एक प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, वो कौन सी थी? वो थी आइसोथर्मल। वो कौन सी थी? आइसोथर्मल। और याद है आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा था? तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इसका ग्राफ ऐसा था। और लास्ट में मैंने आपको एक और पढ़ाई थी, उसका नाम था एडियाबैटिक प्रोसेस। और याद है उसका ग्राफ कैसा था? ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, उसका ग्राफ ऐसा खड़ा था। तो आइसोथर्मल का ऐसा बैठा हुआ होता है, एडियाबैटिक का इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेट स्लैंट होता है आपका ग्राफ। तो ये चारों प्रोसेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट; आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट; आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। पर एडियाबैटिक की खास बात क्या है? इसमें हीट सप्लाइड कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। अब तुम समझना साइक्लिक प्रोसेस। तो मान लो कि मैंने पॉइंट नंबर 1 से प्रोसेस चालू करी, मैं पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक गया। आप मुझे बताओ 1 से लेके 2 तक कौन सी प्रोसेस है? दिमाग लगाओ, 1 से लेके 2 तक कौन सी प्रोसेस? सोचो, आइसोबारिक है कि नहीं? क्योंकि 1 से लेके 2 तक ना तो आपका प्रेशर बढ़ा ना प्रेशर घटा, आपका प्रेशर कांस्टेंट है और क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब मान लो फिर मैंने एक प्रोसेस ऐसे करी, तो आप मुझे बताओ ये किसका ग्राफ है? मान लो ये पॉइंट नंबर 3। सोचो 2 से लेके 3 तक कौन सा है? ध्यान से देखो, 2 से लेके 3 तक ना तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है। तो ये कौन सा हो गया? आइसोकोरिक। हुआ कि नहीं हुआ? आइसोकोरिक। और मान लो कि फिर एक ग्राफ आपका ऐसा है, 3 से लेके 1। ये 3 से लेके 1 वाला कोई भी नहीं है, ये कोई अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो ध्यान से देखो, इसको साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इसको साइक्लिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने चालू 1 से किया था, आप घूम के वापस कहां पे आ गए? आप घूम के वापस कहां पे आ गए? 1 पे आ गए। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? साइक्लिक प्रोसेस। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या बन जाती है? एक साइकिल बन जाती है। आप 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, वापस 3 से 1 पे आ गए। तो ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक। और याद रखना, अगर आपका ग्राफ वॉल्यूम के पैरेलल है तो आइसोबारिक, अगर प्रेशर के पैरेलल है तो आइसोकोरिक, और अगर आपका ग्राफ ऐसा अजीब सा कुछ है तो उसका नाम हमें नहीं पता। और ये दोनों याद रखना कि अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम का कर्व ऐसा बैठा हुआ है तो वो आइसोथर्मल, ऐसा खड़ा है तो वो कौन सा होगा? एडियाबैटिक। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना, आप लोगों को मुझे बताना है इस प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस का नाम क्या है। सब ध्यान से देखना। तो ये एक पीवी कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ये पॉइंट नंबर 1 है। तो पहले मैं पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पे गया, फिर पॉइंट नंबर 2 से मैं पॉइंट नंबर 3 पे आया, फिर 3 से मैं वापस 4 पे गया, और 4 से वापस मैं 1 पे गया। तो आप मुझे बताओ कि 1 से लेके 2 कौन सी प्रोसेस है? 2 से लेके 3 कौन सी प्रोसेस है? 3 से लेके 4 कौन सी प्रोसेस है? और 4 से लेके 1 कौन सी प्रोसेस है? लगाओ दिमाग, चेक करो।
सब दिमाग लगाओ, देखो 1 से लेके 2 तक आप ध्यान से देखो तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो 1 से लेके 2 तक आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। पर प्रेशर क्या है? प्रेशर वाई एक्सिस पे, तो ना तो प्रेशर बढ़ रहा है ना प्रेशर घट रहा है। तो 1 से लेके 2 तक अपन क्या लिख सकते हैं? आइसोबारिक एक्सपांशन। एक्सपांशन वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि 1 से लेके 2 तक ध्यान से देखो तो आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। अब 2 से लेके 3 तक मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये चारों ग्राफ, एडियाबेटिक का ग्राफ खड़ा होता है, आइसोथर्मल का ऐसा बैठा होता है। तो ध्यान से देखो 2 से लेके 3 तक आपका ग्राफ एडियाबेटिक है, और वापस ध्यान से देखो 2 से लेके 3 तक भी आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है, क्योंकि आपका ग्राफ इधर जा रहा है। तो 2 से लेके 3 तक कौन सा ग्राफ हो गया? 2 से लेके 3 का हो गया तुम्हारा एडियाबेटिक एक्सपांशन। ठीक है, 3 पे आ गए। अब तुम ध्यान से देखो 3 से लेके 4, तुम ध्यान से देखो 3 से लेके 4 आप पीछे जा रहे हो, मतलब आपका वॉल्यूम घट रहा है। पर 3 से लेके 4 में आपका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे? आइसोबारिक कंप्रेशन, क्योंकि आपका वॉल्यूम घट रहा है। और फाइनली देखो 4 से लेके 1, सब दिमाग लगाओ, 4 से लेके 1 में ना तो वॉल्यूम घट रहा है ना वॉल्यूम बढ़ रहा है। 4 से लेके 1 आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ये चारों प्रोसेस के नाम है। अब तुम्हें डाउट है तो तुम पूछो, तुम नहीं पूछोगे तो मुझे पता नहीं पड़ेगा। पूछो, डाउट क्या है तुम्हें? अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर आपने इन प्रोसेस के नाम कैसे लिखे। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। वापस एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, है ना? तो देखो, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल वापस मैं तुम्हें क्लियर कर, देखो देख भी तुझे समझ। आइसोकोरिक प्रोसेस में तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो तेरा ग्राफ कैसा होगा? इस तरीके से, क्योंकि ना तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना घटेगी। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो तेरा ग्राफ कैसा होगा? ऐसे, ना तो प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा। आइसोथर्मल में आपका ग्राफ ऐसा कर्व होता है, पर ऐसे बैठा हुआ होता है। एडियाबेटिक में कर्व ऐसा खड़ा होता है, इस तरीके से, है ना? तो अब देखो इसमें तुम सॉल्व करना, इसमें आप मुझे बताना इस ग्राफ में, मान लो कि ये पीवी ग्राफ है, आप लोग मुझे बताना कौन सा ग्राफ कौन सा है। सपोज करो कि ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, फिर मैं पॉइंट नंबर 3 पे गया, और फिर मैं पॉइंट नंबर 4 पे गया, और फिर मैं इस तरीके से पॉइंट नंबर 5 पे आया, और फिर मैं 5 से 1 पे गया। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1। तो आप मुझे बताओ 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है, 2 से 3 कौन सी प्रोसेस है, 3 से 4 कौन सी प्रोसेस है, 4 से 5 कौन सी है, और 5 से 1 कौन सी है? सोचो, सब दिमाग लगाओ, सोचो। 1 से लेके 2 कौन सी है? दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो। 1 से लेके 2 में ध्यान से देखो, आपका प्रेशर तो बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन 1 से लेके 2 में ना तो आपकी वॉल्यूम बढ़ रही है ना घट रही है, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम वाला पॉइंट है वो कांस्टेंट है। तो 1 से लेके 2 कौन सी हो गई? आइसोकोरिक। अब 2 से 3 की बात करो, 2 से 3 में आपका ध्यान से देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कौन सी हो गई? आइसोबारिक। और मैंने क्या कहा था? 3 से 4 आपका कर्व बैठा हुआ है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। 4 से लेके 5 में वापस कौन सी हो गई? आइसोकोरिक। और 5 से लेके 1 वापस कौन सी हो गई? आइसोबारिक। ये तुम्हारे प्रोसेसेस है। अब तुम्हें डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और ध्यान से देखो, 2 से लेके 3 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइसोबारिक एक्सपांशन हो जाएगा। 3 से 4 में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राफ उधर है, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन हो जाएगा। आइसोकोरिक में तो आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। और 5 से लेके 1 में आपका वॉल्यूम घट रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कंप्रेशन हो रहा है ना? तो इस तरीके से आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब तुम्हें डाउट है तो प्लीज पूछो यार। सर हाँ पूछो। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? देख, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है कि तेरे को ये ग्राफ मिल जाए और पूछा जाए कि बता हर प्रोसेस का नाम क्या है। 1 से 2 कौन सी है, 2 से 3 कौन सी है, 3 से 4 कौन सी है, 4 से 5, ये पूछा सकता है ना? और एक और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अब मैं करा रहा हूं। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन
टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो अब तुम सब ध्यान से देखो। देखो, मान लो कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और आपको मान लो एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसे दे रखी है कि ये 1 है, तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं? ये अंदर वाला एरिया। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? वर्क इज एरिया एनक्लोज्ड अंडर, वर्क इज एरिया एनक्लोज्ड अंडर प्रेशर वॉल्यूम साइकिल। तो अगर आपको साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है तो आपको खाली कौन सा एरिया निकालना है? ये जो अंदर वाला एरिया है ना, खाली ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, मान लो आपकी साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, आपका ग्राफ मान लो ऐसा है, ऐसे जाके, और फिर मान लो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, मान लो ऐसा। तो इस केस में आपको वर्क कैसे निकालना? देखो, अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो अपन वर्क कैसे निकालते हैं? आप यहां से ड्रॉप करो, यहां से, तो फिर ये वाला वर्क होता है। कौन सा वर्क? ग्राफ और वॉल्यूम के बीच वाला। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो आपको खाली कौन सा एरिया निकालना है? ये अंदर वाला एरिया निकालना है। आया तुम्हें समझ में? तो साइक वर्क इज एरिया एनक्लोज्ड अंडर पीवी साइकिल। मतलब ये जो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है ना, इसके अंदर का जो एरिया है वो आपका वर्क होगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते देखो इसका। तो एक मैं कराता हूं, एक तुम करना। तो मान लो कि आपके पास एक ग्राफ है, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, और मान लो आपको ऐसा दे रखा है, ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है, और आपको दे रखा है कि यहां पे प्रेशर P2 है, यहां पे प्रेशर P1 है, और आपको यहां पे वॉल्यूम V1 दे रखी है, यहां पे वॉल्यूम V2 दे रखी है। ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो पहले 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए, फिर 3 से 4 गए, फिर 4 से 1 आए। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ यहां पे टोटल वर्क कितना हुआ? तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं? ये वाला एरिया। तो ये रेक्टेंगल है, तो एरिया कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ? एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो ये V2 है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा V2 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है? V1। तो ये बीच वाला कितना हो गया? V2 माइनस V1 हो गया। उसी तरीके से ये पूरा आपका क्या है? P2। यहां से लेके यहां तक कितना है? P1। तो ये कितना हो गया? P2 माइनस P1। तो वर्क क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है? V2 माइनस V1। ब्रेड्थ कितना है? P2 माइनस P1। तो ये आ गया आपका वर्क। आया तुम्हें समझ में? इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस का एरिया निकालते हैं, है ना यार? अब इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, स्क्वायर का क्या होता है, ट्राइंगल का क्या होता है। इतना तो मैं एज्यूम करता हूं कि तुम लोगों को आता होगा यार, है ना? तो अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें लिख के भेज दूंगा सारे। वो गलतियां करके मत आ जाना कि सर हमें तो एरिया ही नहीं पता था, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो रेक्टेंगल का एरिया तो तुम्हें आना चाहिए। इस तरीके से करते हैं। अब तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें करने के लिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। चलो ओके, अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। सपोज करो कि तुम्हें एक पीवी कर्व दे रखा है, और याद रखना वर्क तुम खाली पीवी कर्व से निकाल सकते हो, वीटी पीटी से नहीं निकाल सकते। किससे निकाल सकते हैं? खाली पीवी से। मान लो कि मैं तुम्हें दे रखा है कि साइक्लिक प्रोसेस है, उसका ग्राफ ऐसा दे रखा है। मान लो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। और आपको दे रखा है कि ये P2 है, ये P1 है, और ये V1 है, ये V2 है। तो आप मुझे बताओ यहां पे कितना वर्क हुआ? लगाओ दिमाग सब, कितना आएगा आंसर? साइक्लिक प्रोसेस है, तो आप मुझे बताओ यहां पे कितना वर्क हुआ? क्या होता है? ट्राइंगल है। क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू कितना है बेस? आप मुझे बताओ। ये पूरा V2 है, यहां से लेके यहां तक V1 है, तो V2 माइनस V1। ये पूरा P2 है,
ये P1 है, तो ये कितना है P2 माइनस P1, तो बेस कितना आ गया V2 माइनस V1, और हाइट कितना आ गया P2 माइनस P1। ये आ गया आपका वर्क। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। क्लियर है? ओके, अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो, अगर ये आपको क्लियर है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था, इंटरनल एनर्जी। याद है लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक टॉपिक पढ़ाया था यू, जिसका फॉर्मूला था N/2 FRT। याद है कि भूल गए? यू मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, मतलब आपके सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है। ध्यान से देखो तो आपका यू किस पे डिपेंड करता है? टी पे। किस पे डिपेंड करता है? टी पे डिपेंड करता है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है आप मुझे बताओ। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ये पी है, ये वी है। हम किसी एक पॉइंट से चालू करते हैं और घूम के वापस कहां पे आ जाते हैं। मान लो मैंने चालू किया 1 से, तो 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, 4 से वापस 1 पे आ गया। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इन साइक्लिक प्रोसेस आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो, आप चालू 1 से हुए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से वापस 1 पे ही तो आ गए। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो शुरुआत वाला टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर होता है। तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि पहले जो टेम्परेचर है बाद में भी वही है, और आपका यू तो खाली टी पर डिपेंड करता है। तो याद रखना अपनी कॉपी में, इन साइक्लिक प्रोसेस, in cyclic process del u will be equal to 0। और del u 0 है तो याद है परसों मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, del q इक्वल टू del u प्लस del w। तो अगर आपका del u 0 है तो आपका del q किसके बराबर आ जाएगा? del w के, है ना? तो कोई तुम्हें पूछे कि एक साइक्लिक प्रोसेस में आपने कितना हीट सप्लाई किया, तो देखो जितना वर्क हुआ उतना ही आपने हीट सप्लाई किया। ध्यान से देखो, डेल क्यू किसके बराबर आ गया? डेल डब्ल्यू के, है ना? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है N/2 FRT। लेकिन दिक्कत यह है कि साइक्लिक प्रोसेस में आप जहां से चालू करते हो आप घूम घाम के फिर वहीं आ जाते हो। तो जितना टेम्परेचर पहले था बाद में भी उतना ही खत्म होने के बाद, तो आपका इंटरनल एनर्जी ना तो बढ़ा ना घटा। तो डेल यू तो 0 है, और डेल यू 0 है तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू 0 है तो डेल क्यू किसके बराबर है? डेल डब्ल्यू के। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और फिर मैं थोड़ा सा टफ टॉपिक है, उसको तुम एक क्वेश्चन समझना, अगला तुम करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये थियोरी है, थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू क्या होता है? 0, और डेल क्यू किसके बराबर आ जाता है? डेल डब्ल्यू के। और वर्क डन कौन सा होता है? ये बीच वाला। ठीक है? तो अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम समझना। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, उसको आप समझना, है ना? पूरा अच्छे से समझना। सपोज करो कि ये कोई सिस्टम है, और मान लो इसके अंदर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। मान लो मैंने पहले कोई आइसोबारिक प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो आपको बताना है कि अब प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा। और फिर मैंने एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी और मैंने प्रेशर डबल कर दिया। क्या कर दिया? मैंने एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी और प्रेशर डबल कर दिया। फिर आपको बताना है कि प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा और टेम्परेचर कितना होगा। देखो अब इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, टेम्परेचर T था, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स N है, गैस कांस्टेंट R है। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो PV इक्वल टू NRT। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या किया, ध्यान से पढ़ो। आइसोबारिक मतलब क्या? कांस्टेंट है प्रेशर, तो प्रेशर तो आपका उतना ही रहेगा। वॉल्यूम डबल कर दी, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखो? 2V। अब नया टेम्परेचर क्या होगा? तो मान लो कि नया टेम्परेचर T डैश है, तो अपन कैसे निकालेंगे T डैश? देखो तो नया टेम्परेचर कितना है? T डैश। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, प्रेशर, तो इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू NRT,
तो P इक्वल टू P इंटू 2V, V की जगह 2V आ जाएगा, N उतना ही है, R उतना ही है, T डैश लगाओ। ये इक्वेशन नंबर 2। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या आता है। तो PV इक्वल टू NRT और नीचे क्या आ जाएगा 2PV इक्वल टू NRT डैश। डिवाइड करो, PV से PV गया, NR से NR गया, तो आपका T डैश किसके बराबर आया, T/2 के आया। आपका T डैश सॉरी T/2 नहीं 2T आया, सॉरी T डैश कितना आ जाएगा 2T, क्योंकि T डैश आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, 2 आप T डैश ऊपर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो आपका नया टेम्परेचर कितना आया 2T आया। तो प्रेशर P हो जाएगा, वॉल्यूम 2V हो जाएगा, टेम्परेचर 2T हो जाएगा। ठीक है, अब तुम पढ़ो। अब आपने क्या किया, अब आपने एक आइसोकोरिक प्रोसेस करी। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है आप मुझे बताओ, वॉल्यूम। तो पहले 2V थी तो अभी भी कितनी है 2V, और आपने क्या किया प्रेशर डबल कर दिया, तो पहले प्रेशर P था, अब प्रेशर कितना हो जाएगा 2P। तो अब आपको बताना है कि नया टेम्परेचर कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, मान लो नया टेम्परेचर T डबल डैश, तो कितना हो जाएगा। देखो पहले आपने क्या इक्वेशन लिखी हुई थी, PV इक्वल टू NRT लिखी हुई थी जब ये प्रोसेस चालू हो रही थी। तो अब इक्वेशन लिखो, तो प्रेशर 2P, वॉल्यूम 2V इक्वल टू NRT डबल डैश। तो इन दोनों को डिवाइड करो, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4PV, इधर क्या आ जाएगा NRT डबल डैश। PV से PV गया, NR से NR गया, तो T डबल डैश किसके बराबर आया 4T के। तो आपका नया टेम्परेचर कितना आ जाएगा, तो प्रेशर 2P हो गया, वॉल्यूम 2V हो गया, टेम्परेचर 4T हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तुम में से इसमें किसी को कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। डाउट है तो पूछो। पहले मैंने आइसोबारिक प्रोसेस करी, तो मैंने प्रेशर को P रहने दिया, वॉल्यूम डबल किया तो मैंने V को 2V कर दिया। तो यार अब नया टेम्परेचर क्या होगा, तो मैंने क्या किया पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, अभी मुझे टेम्परेचर नहीं पता है तो मैंने T डैश ले लिया और लिखी, और इन दोनों को डिवाइड किया तो T डैश आ गया। फिर मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस करी, मतलब मैंने वॉल्यूम उतना ही रहने दिया, देखो वॉल्यूम कितना रहने दिया 2V, पर प्रेशर डबल किया तो P को मैंने क्या कर दिया 2P। तो मान लो नया टेम्परेचर T डबल डैश है, तो वापस मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी और पहले वाले से डिवाइड किया तो ये आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। तो देखो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहाँ पे टोटल वर्क कितना हुआ, तो देखो पहली प्रोसेस आइसोबारिक है। आइसोबारिक में वर्क क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है P और चेंज इन वॉल्यूम कितना है 2V माइनस V। देखो क्योंकि फाइनल वॉल्यूम 2V है, इनिशियल V है, तो वर्क कितना हुआ PV। फिर दूसरी प्रोसेस में वर्क कितना हुआ, देखो आइसोकोरिक है तो वर्क कितना हुआ 0, तो आपका टोटल वर्क कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर दो W1 प्लस W2, तो आपका आंसर कितना आया PV। तो इस तरीके से हम लोग वर्क निकालते हैं और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर निकालते हैं। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। तुम बोलो तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एक क्वेश्चन और करना है तो मुझे बोल सकते हो आप। चारू भाई, दिशा दिशा कोई डाउट है, विदुषी कोई डाउट है, यश, अब्दुल, मानद, ये डाउट है तो बोलो। ठीक है मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, तुम बोलोगे नहीं मैं ही करा देता हूं। मान लो कि ये एक सिस्टम है, इसके अंदर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। मैंने एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि नया प्रेशर, नया वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या होगा। फिर मैंने एक आइसोबारिक प्रोसेस करी और मैंने वापस वॉल्यूम डबल कर दिया। तो अब आपको बताना है कि फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और टोटल वर्क कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, सब वापस ध्यान से देखो। तो शुरू में पीवीटी, तो एक इक्वेशन तो क्या आ जाएगी पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस करी तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, वॉल्यूम डबल कर दिया तो वॉल्यूम टीवी हो गया। अब प्रेशर का क्या होगा, तो देखो मान लो प्रेशर पी डैश है, तो यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी, और इन दोनों को डिवाइड करो तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, और यहां पे क्या आ जाएगा
P डैश इंटू 2V इक्वल टू nRT, डिवाइड करो, nRT से nRT गया, V से V गया, तो आपका प्रेशर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P/2। चेक करो, क्योंकि P डैश ऊपर जाएगा, 2 कहीं रहने दो, तो आपका नया प्रेशर कितना आया, P डैश आया P/2। ठीक है, अब आइसोबारिक, तो प्रेशर आया कितना था, P/2, तो आइसोबारिक है तो प्रेशर तो उतना ही रहने वाला है, P/2। वॉल्यूम डबल कर दी, वापस डबल करी, तो 2V से कितना हो गया, 4V। तो अब आपको बताना है कि नया टेम्परेचर कितना होगा, तो वापस आइडियल इक्वेशन लिखो, तो P/2 इंटू 4V, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT डैश, तो ये कट करो तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वापस पहली इक्वेशन से डिवाइड करो, तो PV इक्वल टू nRT अपॉन 2PV इक्वल टू nRT डैश, nR से nR गया, PV से PV गया, तो T डैश किसके बराबर आ जाएगा, 2T के। तो आपका नया टेम्परेचर कितना आया, 2T। ठीक है, अब वर्क कैसे निकालोगे, देखो, तो पहले आपने आइसोथर्मल, याद है आइसोथर्मल वर्क डन कितना होता था, nRT log V2 अपॉन V1, तो 2V अपॉन V, तो ये कितना आ गया, nRT log 2। और सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क कितना होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर तो P/2 है और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 4V माइनस 2V, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 से 2 चला जाएगा, ये बचेगा PV। तो टोटल वर्क कितना हुआ, nRT log 2 प्लस PV। इस तरीके से निकालते हैं। देखो, अब तुम नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। और कोई डाउट नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। दिशा कोई डाउट है, मानद भाई कोई डाउट है तो बोलो, अब्दुल भाई डाउट है तो प्लीज क्लियर करो यार। ओके, कोई डाउट तो होगा यार, तुम जीनियस हो गए तुम लोग। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएबल्स इन थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, लिखते जाओ इसको, वेरिएबल्स इन थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं इंटेंसिव, एक होते हैं एक्सटेंसिव। अब इनका मतलब समझना, अब आप इनका मतलब समझना, लिखते जाओ, क्योंकि थ्योरी है तो एक बार कई बार एग्जाम में आता है कि बताओ कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है। तो वेरिएबल्स इन थर्मोडायनेमिक्स, एक होते हैं इंटेंसिव, एक होते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब है डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम, आपके सिस्टम की साइज पर डिपेंड करता है। और इंटेंसिव में इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। अब इसका मतलब क्या है, जिसे मान लो कि आपके पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है V, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मैंने इस कंटेनर को आधा कर दिया, तो बताओ इधर कितना वॉल्यूम बचेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर V/2 बचेगा, क्योंकि आपने कंटेनर आधा कर दिया, तो इधर भी आधा हो जाएगा, इधर भी आधा हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव, तो वॉल्यूम किस में आ गया, एक्सटेंसिव में। उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये कंटेनर का मास है M, तो मैंने कंटेनर आधा कर दिया, तो बताओ इस आधे मास का मास कितना होगा, आधे वाले पार्ट का, तो आप बोलोगे सर पूरे का M है, तो आधे का M/2, तो आपका मास भी किस में आ गया, एक्सटेंसिव में आ गया। उसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक कंटेनर है, इसमें N मोल ऑफ गैस है, तो बताओ आधे कंटेनर में कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर पूरे में N है, तो आधे में आधे ही होंगे ना, क्योंकि आधी गैस इधर होगी आधी इधर होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स भी किस में आ गया, एक्सटेंसिव में आ गया, है ना। तो यू आप इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 FRT। तो देखो, अगर N आपका एक्सटेंसिव है, क्योंकि N अगर आधा हो जाएगा कंटेनर आधा करने पे, तो U भी आधा हो जाएगा, तो आपका इंटरनल एनर्जी भी किस में आता है, एक्सटेंसिव में आता है। तो एक्सटेंसिव के एग्जांपल याद रखना, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी। अब इंटेंसिव की बात करते हैं। देखो, जिसे मान लो कि तुम तुम्हारे रूम में अभी बैठे हो और तुम्हारे रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री, और मान लो कि तुम रूम के अंदर एक पर्दा लगा लो, मान लो तुम्हारे रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री, और मान लो कि तुम्हारे रूम के बीच में एक पर्दा लगा लो, तो क्या तुम्हारे रूम का टेम्परेचर आधा हो जाएगा, सोचो, 30 डिग्री रहेगा ना, आधा रूम का भी 30 डिग्री, इधर का भी 30 डिग्री। तो इंटेंसिव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। तो लिख लो अपनी कॉपी में, इंटेंसिव के ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, एक्सटेंसिव के ज्यादा है।
तो वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन साइज। तो इंटेंसिव का टेम्परेचर हो गया, एक्सटेंसिव का वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स और इंटरनल एनर्जी। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। अब कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो, क्योंकि अब एक आध क्लास और होगी और अपन थर्मो एंड कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो कोई डाउट है तो पूछो, इंटेंसिव में कोई डाउट है तो पूछो, एक्सटेंसिव में कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो अगली क्लास अपनी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मो पे, और फिर मैं आऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, केटीजी। ठीक है, सीपी सीबी और उन सब पे आऊंगा। तो आई थिंक 1 1.5 क्लास में अपना सिलेबस ये हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पे आएंगे, चैप्टर नंबर 10 पे, फ्लूइड मैकेनिक्स पे। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। डाउट है तो पूछ लो, मैं बैठा हुआ हूं। अभी 2 मिनट बाकी है, अभी तो 5 मिनट बाकी है। डाउट है तो पूछ लो आप लोग। मानद, अब मैं देख के बताता हूँ तेरे को कॉपी। मैं भी चेक करता हूँ, मेरी कॉपी मिल गई तो मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलो बाय यार।